नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो हमारे पूरे इतिहास को ही पलट कर रख दिया। ये कहानी है भगत सिंह की। एक ऐसा युवा जिसका जज्बा और जुनून आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। ये महज एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे संकल्प की बात है जो पूरे देश की धड़कन बन गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, खून से सनी हुई मिट्टी अपने हाथों में लिए हुए महज 12 साल का एक बच्चा भला पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास कैसे बदल सकता है। कमाल की बात है ना। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल तक ले जाता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें, 1907 में जन्म, 1919 का जलियांवाला बाग, 1928 में सैंडर्स की हत्या, 1929 का असेंबली बम कांड और आखिरकार 1931 में शहादत। ये पूरा सफर सिर्फ 23 साल का था। मतलब सोचिए जरा, इतनी छोटी सी उम्र में घटनाओं से भरा हुआ इतना प्रभावशाली जीवन जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की दिशा ही तय कर दी। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन और जलियांवाला बाग की। 1907 में पंजाब के एक देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह के लिए ना आज़ादी और क्रांति की बातें कोई नई नहीं थी। ये उनके घर के आम माहौल का ही हिस्सा थी। लेकिन इतिहास में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल ऐसी ही एक भयानक घटना थी। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया था और इसी दर्दनाक घटना ने उस छोटे से लड़के को उस जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और पता है, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनकी उम्र सिर्फ 12 साल। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस बच्चे ने उस नरसंहार वाली जगह का दौरा किया। उसने वहां की खून से सनी मिट्टी को अपने नन्हे हाथों में उठाया। उस पल का जो भारीपन था, उसे आज महसूस करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। उस मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने एक कसम खाई, मैं इस अन्याय का जवाब दूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बचपन में ली गई इसी कसम ने उनके पूरे जीवन का लक्ष्य तय कर दिया। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे इस एक पल ने उनके अंदर हमेशा के लिए क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालाजी की मौत के बदले की। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका ये जुनून सिर्फ एक खामोश गुस्से तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सक्रिय प्रतिरोध में बदल गया। इस समय तक उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उनके लिए सच्ची देशभक्ति का मतलब बहुत सीधा था, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना। उनका मानना था कि अगर आप अन्याय होते हुए देख रहे हैं और खामोश हैं, तो आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। देशभक्ति मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक्शन लेना। और फिर 1928 में एक और ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अंग्रेजों की एक बेहद क्रूर लाठीचार्ज के कारण प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हो गया। ये एक ऐसा अन्याय था जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और भगत सिंह के लिए ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक सीधी चुनौती थी। इसी गुस्से और आक्रोश से एक ठोस योजना तैयार हुई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस अन्याय का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को खत्म करने की ये योजना उनके क्रांतिकारी सफर का एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम था। यहां से उनकी लड़ाई एक नए और कह सकते हैं कि काफी आक्रामक मोड़ पर आ गई थी। इसके बाद आता है असेंबली बम का संदेश। सैंडर्स की घटना के बाद उनका संघर्ष सिर्फ हथियारों तक ही नहीं रुका, ये अब विचारों की एक बहुत बड़ी जंग बन चुका था। 1929 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। अब ऊपर से देखने पर यह एक बहुत ही हिंसक कदम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो सोची समझी रणनीति और जो असली मकसद था, वो इस घटना से कहीं ज्यादा गहरा था। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका असली मकसद ये दिखाना था कि भारतीय अब अंग्रेजों के अत्याचारों पर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि वे अदालत को एक मेगाफोन की तरह इस्तेमाल कर सके और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी। चलिए अब बात करते हैं जेल के अंदर उनके संघर्ष की। उनकी वो गिरफ्तारी कोई अंत नहीं था दोस्तों, बल्कि वो तो एक बिल्कुल नई शुरुआत थी।
जेल के अंदर भी उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कैदियों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का ये उनका एक और बेहद शक्तिशाली तरीका था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब तक अन्याय है तब तक विरोध का तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे आप आज़ाद हों या फिर जेल की किसी कालकोठरी में। उनका ये विचार जरा ध्यान से सुनिएगा। असली लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी लड़ी जाती है। ये फलसफा हमें बताता है कि न्याय के लिए उनकी जो कमिटमेंट थी ना, वो जेल की दीवारों की मोहताज नहीं थी। उनका असल संघर्ष विचारों का था, और विचारों को आप किसी लोहे की जंजीर से थोड़ी बांध सकते हैं। और अंत में हम आते हैं उनके अमर बलिदान और उससे मिलने वाली सीख पर। ये इस कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा है। 23 मार्च 1931 इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश शासन की इस क्रूर कार्रवाई ने उनके भौतिक जीवन को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो उनके विचारों को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। बल्कि सच तो ये है कि उनकी इस शहादत ने उनके साहस को एक ऐसा अमर प्रतीक बना दिया जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे विचार हमेशा बड़े होने चाहिए। दूसरी, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, फिर चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। और तीसरी, सबसे अहम बात, सच्चा बदलाव हमेशा बलिदान मांगता है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये उनके जीवन का वो सार है जिसे हमें आज भी समझना चाहिए। और आखिर में इस बेहद प्रेरणादायक कोट के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। जो अपने देश के लिए जीता है वही असल में अमर होता है। सोचिए, महज 23 साल के एक युवा की सोच आज भी इतने दशकों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। क्या हम अपने जीवन में उस निस्वार्थ साहस का एक छोटा सा हिस्सा भी अपना सकते हैं? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।